लेसन 21 चल रहा है महात्मा गांधी का। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा के अन्य पक्ष। जन शिक्षा। गांधी जी के समय भारत में लगभग 13% लोग साक्षर थे। विद्यालय शिक्षा के अभाव में उनमें न आत्मविश्वास था और न जागरूकता थी। तो हम प्रगति कैसे करते? गांधी जी ने अशिक्षा के अभिशाप से बचने के लिए जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। जन शिक्षा दो रूपों में होगी। एक तो बालकों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। यह शिक्षा की राष्ट्रीय योजना थी जिसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया। इस शिक्षा को गांधी जी ने हस्त कौशलों पर केंद्रित किया। एक तो इसलिए कि हस्त कौशल हमारे जीवन के आधारभूत कार्य हैं और दूसरे इसलिए कि इनके द्वारा विद्यालयों का खर्च निकल सकता है और यह शिक्षा सबके लिए सुलभ की जा सकती है। जन शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी जी का दूसरा कदम था प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। इनके विचार से अशिक्षित प्रौढ़ों की शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज का है। इन्होंने सामाजिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों का प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या में साक्षरता के साथ साथ सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, उद्योग व्यवसाय, समाज कल्याण और संस्कृति से संबंधित कार्यों को रखा गया। स्त्री शिक्षा। गांधी जी स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानते थे। गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि पुरुष और स्त्री का कार्य क्षेत्र थोड़ा भिन्न होता है लेकिन उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं समान होती हैं, इसलिए दोनों को अपने अपने विकास के समान अवसर देने चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से स्त्री को पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में कार्य करना होता है। पहले 2 कार्यों में वह पुरुष से भिन्न अवश्य होती है पर अपने तीसरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए उसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। परंतु किसी भी स्थिति में ये स्त्रियों को संगीत और नृत्य से दूर रखना चाहते थे। इनका मत था कि ये क्रियाएं वासना को बढ़ावा देती हैं। ये स्त्री और पुरुष की शिक्षा में केवल इतना ही अंतर करते थे कि स्त्रियों को गृह कार्य की अतिरिक्त शिक्षा दी जाए। स्त्री को समाज में बराबर का स्थान देकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर गांधी जी ने समाज का बड़ा उपकार किया है। सहशिक्षा। गांधी जी ने लड़के लड़कियों को एक साथ रखकर पढ़ाने के प्रयोग किए थे और उनके आधार पर सहशिक्षा की संभावना स्वीकार की थी। गांधी जी के अनुसार प्राइमरी और उच्च स्तर पर सहशिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है परंतु किशोरावस्था पर यह उचित नहीं होती। अपने इस मत को व्यक्त करते समय ये प्रत्येक समाज को यह छूट देते थे कि वे अपने पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए सहशिक्षा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इस प्रकार सहशिक्षा के संबंध में गांधी जी सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करते थे। व्यावसायिक शिक्षा। गांधी जी पुस्तक प्रधान सैद्धांतिक शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने क्रिया प्रधान व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। ऐसी शिक्षा पर जो मनुष्य को कर्म के सभी क्षेत्रों में कुशलता के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करे। ये मनुष्य की मूल आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के प्रति भी सचेत थे, इसलिए इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा में हस्तकौशलों की शिक्षा को मुख्य स्थान दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि भारत कृषि और कुटीर उद्योग धंधों का देश है, इसलिए यहाँ बच्चों को कृषि, बागवानी और हस्तकौशलों की शिक्षा देनी चाहिए। ये चाहते थे कि बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे आत्मनिर्भर हों, अपनी रोजी रोटी स्वयं कमा सकें और जो बच्चे बड़े उद्योगों और व्यवसायों की शिक्षा लेना चाहें उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार इस शिक्षा की व्यवस्था औद्योगिक एवं व्यवसायिक केंद्रों पर होनी चाहिए। इस हेतु गांधी जी ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का समर्थन किया है। धर्म शिक्षा। गांधी जी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रार्थना, भजन और गीता पाठ इनकी दैनिक क्रियाओं के अंग थे, परंतु विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के ये पक्ष में नहीं थे। इन्हें इस बात का भय था कि विभिन्न धर्मों के इस देश भारत में धार्मिक शिक्षा देने से सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ सकती है। अतः इन्होंने सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों और नैतिक शिक्षा को ही पाठ्यचर्या में स्थान दिया। ये सत्य ईश्वर मानते थे। इस सत्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। इसके साथ साथ इन्होंने प्रेम की उपयोगिता को भी स्वीकार किया है। मानव सेवा को ये सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनके विचार से बच्चों को मानव सेवा की ओर प्रवृत्त करना ही वास्तविक धर्म शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा। अंग्रेजों ने हमारे लिए जिस शिक्षा का विधान किया था उसके 2 ही उद्देश्य थे। पहला, शासन कार्य में सहयोग करने हेतु अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तैयार करना और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो तन से भारतीय हों पर मन से अंग्रेज परस्त हों। इसकी पाठ्यचर्या भी बड़ी दोषयुक्त थी। इसका भारतीय जन जीवन एवं संस्कृति से कोई संबंध नहीं था। पाठ्य विषयों में सबसे
अधिक बल अंग्रेजी भाषा और साहित्य को दिया जाता था और अंग्रेजी भाषा ही उस समय शिक्षा का माध्यम थी और यह शिक्षा भी कुछ बड़े नगरों में ही सुलभ थी। इसके अतिरिक्त यह वह साध्य भी थी, परिणामतः उच्च वर्ग के लोग ही इसे प्राप्त कर सकते थे। और दुख की बात तो यह थी कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद लोग अशिक्षित लोगों का शोषण करते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा में सुधार के लिए कार्य किया। सर्वप्रथम इन्होंने 1921 में अपने साथियों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा, परंतु तब इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 1937 में भारत के सभी प्रांतों में स्वयं सरकारों का गठन हुआ और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ उसका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा नंबर 1, 7 से 14 वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। नंबर 3, संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित हो। नंबर 4, शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उनसे आर्थिक लाभ किया जाए। स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए। नंबर 6, शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उससे बच्चे जीविकोपार्जन कर सकें। नंबर 7, शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को स्थान दिया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।